Hello students, welcome to Biomentor's classes online. Today we are going to discuss MCQs from the chapter Atoms. तो start करते हैं with the very first MCQ which is on the screen. सवाल देखिए क्या है. In Rutherford scattering experiment, what will be the correct angle for alpha scattering for an impact parameter B बराबर 0? तो हम जानते हैं इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, कॉट थीटा बाई 2 के प्रोपोर्शनल होता है. बी यदि 0 है तो 0 किसके बराबर आना चाहिए, कॉट थीटा बाई 2 के. अब कॉट में 0 की वैल्यू कहां आती है, तो हम जानते हैं टेबल से कि भैया कॉट 90 बराबर होता है 0. तो इसका मतलब मैं लिखूंगा कॉट 90 बराबर आएगा कॉट थीटा बाई 2. कॉट से कॉट कैंसल हो जाएगा, सो थीटा बाई 2 बराबर आएगा 90 डिग्री. तो आप कहेंगे थीटा जो यहां पर आपको मिलेगा वो मिलेगा 180 डिग्री. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. आपको ये इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला बताया हुआ है, उस पर बेस्ड ये पहला यहां पर क्वेश्चन है. आगे देखते हैं. इफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स आर 56 फॉर 90 डिग्री एंगल्स, देन एट एंगल 60 डिग्री इट विल बी. यहां पर ध्यान से देखना क्या है, यहां पर नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स की बात चल रही है. पिछला जो सवाल था वहां पर इंपैक्ट पैरामीटर का सवाल था स्कैटरिंग एंगल के साथ में. यहां पर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. और नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स के बारे में हम जानते हैं क्या होता है, साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2 होता है. ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे n1 बाई n2 बराबर साइन थीटा 2 बाई 2 अपॉन साइन थीटा 1 बाई 2 और पूरे की पावर 4. क्लियर. चलो पुट द वैल्यू. देखो 90 के लिए 56, तो आपने लिख दिया 56. n2 आपको निकालना है. यहां ध्यान से देखिए 56 के लिए 90 है तो यहां लिखोगे आप साइन 90 बाई 2 और दूसरा एंगल है साइन 60 बाई 2 और पूरे की पावर 4. इज इट क्लियर. सिंपल है. आगे बढ़ते हैं तो ये आएगा 56 डिवाइडेड बाई n2 बराबर साइन 30 डिवाइडेड बाई साइन 45 होल पावर 4. आगे सॉल्व करते हैं तो 56 डिवाइडेड बाई n2 बराबर साइन 30 कितना होता है 1 बाई 2 और ये आएगा 1 बाई रूट 2 की होल पावर 4. क्लियर. जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 56 डिवाइडेड बाई n2 बराबर, यहां ध्यान देना थोड़ा सा, देखो रूट 2 से काटोगे तो ये रूट 2 कटेगा, रूट 2 की पावर 4 मतलब आएगा 1 बाई 4. क्लियर. देखो रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 इंटू 2 4, तो यहां से आपको n2 बराबर मिलेगा 56 इंटू 4, दैट इज व्हाट 224. 4 छिक्का 24 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 224. ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन. क्या दिया गया है, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी. तो हमें पता होना चाहिए कि जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ये आती है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. क्लियर. अब इन्होंने बोला है कि हाइड्रोजन के लिए 13.6 है तो जेड भी 1 आएगा, एन भी 1 आएगा, तो इट इंप्लाइज हाइड्रोजन की एनर्जी जो आ रही है वो -13.6 आ रही है और ये जानते हैं हम लोग. अब आपको बोला हीलियम प्लस आयन और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n बराबर 2. ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. क्लियर. तो आप हीलियम के लिए जब लिखोगे तो ये आएगा -13.6 इंटू हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो आप लिखोगे 2 का स्क्वायर अपॉन n. तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 2 आएगा तो 2 का भी स्क्वायर. सो यू आर गेटिंग
एज माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये यहां पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये तो मैंने सिंपल सा सवाल करवा दिया। अब यहां पर एग्जामिनर हो सकता है कि सेम सवाल में वो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ ले, तो ये दोनों सवाल आपके लिए होमवर्क का काम करेंगे और आपको ईमानदारी के साथ में He प्लस की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की दोनों यहां पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इट इज योर होमवर्क, डू इट केयरफुली। आगे देखिए क्या है, एज पर बोर्स मॉडल द मिनिमम एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम Z बराबर 3, कितना आएगा? तो देखो आपको इलेक्ट्रॉन को हटाना है किसमें से? डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम, मतलब Li प्लस प्लस। तो क्या ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया? यस बेटा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब बोर का मॉडल एप्लीकेबल है, वो बोल देते हैं सवाल के अंदर में। ठीक है, तो कितनी, कहां से? ग्राउंड स्टेट से। तो देखो, अब आप देखो एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब यहां पर क्या हो रहा है, लिथियम के लिए Z कितना है? 3 है, हम जानते हैं, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट से हटाना है, मतलब n बराबर 1 है, तो E फॉर लिथियम आएगा माइनस का 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। सो 9 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आएगा भाई, 49 का 126 होता है, तो 126 से थोड़ा सा छोटा, तो गिवन ऑप्शंस के अनुसार देखो 122.4 इट इज द करेक्ट आंसर। खत्म, 122.4 इट इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट, खत्म सवाल। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आराम से सवालों को टैकल कर सकते हैं। फॉर्मूला बेस अप्रोच रहती है। अब यहां पर आंसर भले ही आपका नेगेटिव आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, कितनी एनर्जी चाहिए, तो जितना नेगेटिव आया उतना पॉजिटिव आपको देना पड़ेगा, तभी आप इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से निकाल के अनंत पे भेजना है। फॉलोइंग बोर्स थियरी द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन थर्ड एंड द फोर्थ ऑर्बिट। तो एक सिंपल सी बात देखो क्या है कि आप ये सारा डेटा याद होना चाहिए बेटा। देखो एग्जाम में सवालों को यदि जल्दी जल्दी करना है तो बोलो, यहां माइनस 13.6, यहां माइनस 3.4, यहां माइनस 1.51, यहां माइनस 0.85, फिर माइनस 0.54 एक्सेट्रा। अब यहां पे उसने क्या बोला है, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो ये आपका n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। तो ट्रांजिशन में एनर्जी क्या लगेगी, जो इन दोनों एनर्जी का गैप होगा। तो इसमें से इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0.66। भाई 51 यहां बच रहे हैं और यहां से 15 बच जाएंगे। 1 में से 85 घटाओगे 0.15 और 0.51, 0.66। सीधा सीधा फटाक से कर लेंगे। रियलिटी में कैसे करना है, पहले आपको E3 निकालेंगे, माइनस का 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। फिर आप E4 निकालेंगे, माइनस का 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। देखो Z1 है क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बात चल रही है। हाइड्रोजन का एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, सवाल आगे किसी के लिए भी हो सकता है। जैसे सॉरी, इसके बाद आपको क्या करना है, डेल्टा E चाहिए, तो E3 माइनस का E4 करेंगे और आपका आंसर आएगा। आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, होमवर्क क्या है, He प्लस का, Li प्लस प्लस का, ये आपको खुद से करना है। सेम सवाल, ये है आपका होमवर्क। ठीक है, थर्ड और फोर्थ के लिए होमवर्क है, ध्यान से करना है, आलस नहीं करना। ये चैप्टर्स मॉडर्न फिजिक्स के ऐसे जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, ओनली प्रैक्टिस। अब मैंने एक सवाल यहां करवाया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के केस में हमको ये याद रखना है, लेकिन बाकी सबके लिए क्या करोगे, ये फॉर्मेट लगाओगे, ये फॉर्मेट से आंसर आएगा। अब He प्लस के लिए क्या करोगे, Z बराबर आपका आएगा 2, Li प्लस प्लस के लिए Z बराबर 3 आएगा। तो इसके लिए एक बार सॉल्व करना है और एक बार इसके लिए सॉल्व करना है। ठीक है,
ये एक सवाल हो जाएगा और एक ये सवाल हो जाएगा। 1 और 2 दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नहीं तो पता लगा कोई ऐसा ना कर दे कि हीलियम का तीसरा और लिथियम का चौथा निकाल के डिफरेंस निकालते बैठे हो। एक ही एटम में ट्रांजिशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है जरा देखो फटाफट से। द एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज दिस। देखो ये हमेशा ये लाइन दी रहती है, द एनर्जी ऑफ द लेवल करस्पॉन्डिंग टू द क्वांटम नंबर n बराबर 2 दैट इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट -13.6 -3.4। ठीक है, तो सीधा सीधा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। मैं फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी सवाल बनाए जा सकते हैं। यहां पर सिंपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको दे रखा है, वो एक्साइटेड स्टेट के बेसिस पर भी सवाल यहां पर बनाते हैं और आपसे करवाते हैं और आपको यहां पर करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एज द इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम पासेस फ्रॉम स्टेट n बराबर 2 to n बराबर 1 द काइनेटिक एनर्जी k एंड पोटेंशियल एनर्जी u चेंजेस एज। क्या परिवर्तन होता है? तो देखो भाई, अब सिंपल सी बात तो ये है कि हमें कुछ रिलेशंस पता होने चाहिए। हमें कुछ रिलेशंस पता होने चाहिए। वो क्या है? देखो, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी ऐसे होती है। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम के लिए यदि मैं बात करूं तो जो E1 आएगा वो आएगा माइनस का 13.6 और जो E2 आएगा वो आएगा माइनस का 3.4 बराबर है। अब जब आप यहां पर काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो ये आएगा कितना? 13.6 और काइनेटिक एनर्जी 2 लिखोगे तो कितना आएगा? 3.4 आएगा। ठीक है, यहां पर आप यदि पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो आएगा कितना? माइनस का 13 26 27.2 और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? देखो, इसका डबल करना है तो 6.8 हो जाएगी, माइनस का 6.8 और ये डेटा आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब सवाल देखो क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कि जब वो n बराबर 2 से n बराबर 1, ध्यान से पढ़ लेना, n बराबर 2 से n बराबर 1 में जब जाता है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या परिवर्तन आता है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ये कितनी हो रही है? 4 टाइम्स। यस और नो? और यहां कितनी हो रही है? 6 चौका 24, 7 चौका 28, ये भी हो रही है 4 टाइम्स। यस और नो? 2 से 1 में जाने पर क्या ये दोनों की दोनों 4 गुना हो रही हैं? यस और नो? तो हम ऑप्शंस क्या लगाएंगे? K 4 फोल्ड, U ऑल्सो 4 फोल्ड। 4 फोल्ड का मतलब 4 गुना। सवाल देखो, ये है सवाल। ठीक है, ये रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। मैं बहुत देर से ये रिलेशन पे बात कर रहा हूं, सवाल को समझिए। सवाल क्या कह रहा है कि 2 से 1 में जाने पर एनर्जी में क्या डिफरेंस आता है। तो भैया काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी भी 4 गुना हो जा रही है। इज इट क्लियर? 4 टाइम्स ही है ना? देख लो, यहां पर सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलो आगे बढ़ता हूं अगले सवाल पे। सवाल देखो क्या है। द डायग्राम शोज द एनर्जी लेवल्स। डायग्राम कहां गया? लेट मी वेट, जस्ट वेट, मैं डायग्राम लेकर के आता हूं यहां पर। सो यहां पर एक डायग्राम दिया गया है, वो डायग्राम मैं बना रहा हूं यहां पर आपके सामने। देखो डायग्राम कैसा दिया गया है। यहां पर 1 2 3, थोड़ा सा 3 और थोड़ा सा 4, ये 4 लाइंस यहां पर बना रखी हैं। यहां n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4 लिखा गया है। और इस डायग्राम के अंदर में यहां पर एक पहली लाइन यहां से यहां जा रही है, फिर एक लाइन यहां से यहां आ रही है, फिर एक लाइन यहां पर यहां से यहां आ रही है और एक लाइन यहां पर यहां से यहां आ रही है। और इन लाइंस को नंबरिंग करी हुई है। देखो, ये है पहली लाइन, ये है दूसरी लाइन, ये है यहां पर थर्ड लाइन और ये है यहां पर फोर्थ लाइन। ये इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, सवाल को रीड करो और फिर सवाल को समझते हैं कि यहां पर क्या दिया गया है और हमको क्या करना है।
सवाल में लिखा है द डायग्राम शोज द एनर्जी लेवल्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टन एटम, कोई भी एक एटम हो सकता है। विच ट्रांजिशन शोज रिप्रेजेंटेशन, विच ट्रांजिशन शोन रिप्रेजेंट्स द एमिशन ऑफ अ फोटोन विद द मोस्ट एनर्जी, इसमें कौन सा ट्रांजिशन ऐसा है जिसमें निकलने वाला फोटोन सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है। तो हम थोड़ी देर के लिए यदि इसे हाइड्रोजन एटम मान लें, क्योंकि देखो करस्पॉन्डिंग एनर्जी उसी हिसाब से चेंज होती है, तो ये आएगा माइनस का 13.6, ये आएगा माइनस का 3.4, ये आएगा माइनस का 1.51, ये आएगा माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है सारा डेटा यहां पर। अब आपको क्या करना है, किसकी सबसे ज्यादा होगी, जिसमें एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं 1 वाले का, तो 1 वाले का निकालोगे तो 13.6 माइनस 1.51, तो ये आएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1 की हो गई। चलो दूसरे वाले में निकालते हैं, तो दूसरा देखो यहां से यहां तक है, तो ये आएगा 1.51 माइनस 0.85, ये आएगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो तीसरे की भी यहीं पर निकाल लेते हैं, थर्ड वाले की निकालते हैं, तो थर्ड देखो यहां से यहां पर है, तो ये आएगा 13.6 माइनस का 3.4, तो ये आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चौथा देखो वहां पर है 4 से 2 में, तो चौथे वाले की जो आएगी वो कहां से आएगी, 3.4 माइनस 0.85, यहां 0 लगाएंगे, यहां 5 हो जाएगा, यहां 5 आएगा, पॉइंट लगेगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज इट क्लियर? अब सवाल में क्या पूछा है, किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो जिसका एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा है वही आंसर है। तो जैसे ही आप ये करते हो तो आपको लगता है कि ये दिस इज द आंसर 1 है ना, लेकिन सवाल में डायग्राम पे ध्यान देना, यहां एमिशन पूछा है और इस जगह पर बेटा क्या हो रहा है, इस जगह पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। यहां एमिशन है, यहां एमिशन है और यहां पर भी एमिशन है, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन है और सवाल में एमिशन पूछा है। तो एमिशन में देखो सबसे ज्यादा कौन सी, ये तो कैंसल ही हो गया, ये तो करना ही नहीं है अभी हमको, थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चे को लगता है यही आंसर है, लेकिन ये बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, नीचे से ऊपर जा रहा है एरो। एमिशन पूछा है तो ऊपर से नीचे वाला एरो ढूंढना है। तो देखो यहां पर आपको दिख रहा है, मतलब आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जस्ट अ ट्रिक एंड नथिंग एल्स। वो कहीं पर भी इस ट्रिक को घुमा सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही सवाल सेम टू सेम बने, बट किसी भी एटम के लिए लोगे तो करस्पॉन्डिंग ऐसा ही आने वाला है। इस बात को हम लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? एनर्जी डिफरेंस जिसका सबसे ज्यादा वही आंसर यहां पर आने वाला होता है। आगे बढ़ जाओ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको रीड करो। कह रहा है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, तो भैया देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होती है, तो यूएन जो आएगा वो आएगा 2 इंटू माइनस का 13.6, तो यूएन आएगा कितना 27.2 माइनस के साथ में ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या मैंने ये बात पहले भी बोली है? यस, यहां ऑप्शन सिंपल हैं, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर कुछ ऐसे ऑप्शन बना दे। कैसे? देखो इसको आधा करो, कितना आएगा माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी में दे दिया माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी में दे दिया माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी में दे दिया माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक संभावना बनती है। एक संभावना ये भी बनती है, क्या बनती है कि सबको पॉजिटिव दे दे। कुछ भी कर सकता है एग्जामिनर, ये अपने हाथ में नहीं है, ये एग्जामिनर के माइंडसेट पर निर्भर करता है कि एग्जामिनर क्या क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछना चाहता है। चलो आगे बढ़ जाओ अगले सवाल की तरफ बिना समय गवाए। मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट इन एन हाइड्रोजन एटम। एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है। देखो ये बराबर, तो ये है n बराबर 1, दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। और यहां की एनर्जी माइनस 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.51 माइनस 0.85, और
फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो एक्साइट कब होगा? जब वो यहां से यहां जाएगा, क्लियर, या फिर यहां से यहां जाएगा, या फिर यहां से यहां जाएगा, हर केस में एक्साइट हो रहा है। तो बताओ, एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा है ना कि एनर्जी, तो पोटेंशियल क्या होगा? एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, यस और नो? तो भैया अब जैसे इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा? यहां आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां कितना आएगा? 1 ये आएगा 12.09, और ये कितना आएगा भाई? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 13.6 और माइनस 0.85, तो देखो ये 5 बचेगा, 5 और ये 5 आएगा 12.55। सवाल में क्या पूछा है? मिनिमम पूछी है। क्या पूछी है? मिनिमम। तो इन सब में मिनिमम 10.2 है, तो आपका आंसर 10.2 आएगा। क्लियर? ये हाइड्रोजन के लिए पूछा है, वो किसी के लिए भी पूछ सकता है। सर दूसरों के लिए हम कैसे निकालेंगे? अरे रे रे रे, अरे भैया आपको एनर्जी का तो पता है ना, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो निकाल लो भैया यहां से सबकी, क्या दिक्कत है? आराम से कर सकते हैं। सवाल हाइड्रोजन आइटम के लिए पूछा है, वही सेम सवाल आप रिपीट करना है। आपको होमवर्क है ये, क्या है होमवर्क? He प्लस और Li प्लस प्लस के लिए आपको खुद से करना है। इट इज योर होमवर्क, खुद से कंप्लीट करना है, मतलब करना है बिना आलस किए। चलो आगे बढ़ जाओ और अगले सवाल को यहां पर देखो, क्या कह रहा है अगला सवाल। An electron changes its position from orbit this to this, 4 से 2 में जा रहा है। The wavelength of the emitted radiation, wavelength निकालनी है। कैसे निकालें भैया? तो आपने देखा यहां पर किसके लिए बात कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे 1/λ बराबर आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर? चलो ऑप्शंस में देखो, आर के फॉर्मेट में है, जेड नहीं है, तो जेड बराबर 1 मान लो हाइड्रोजन के लिए, तो हाँ आएगा 1/λ बराबर आर। कहां से कहां है? n बराबर 4 और n बराबर 2, तो यहां लिखेंगे 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। सही लिख रहे हैं क्या? चलो कोई बात नहीं। आर यहां एलसीएम आएगा 16, 4 चौका 16, 4 माइनस 16 1, तो 1/λ बराबर आएगा 3r/16, तो लैम्बडा आएगा 16/3r। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यही है बेटा ये सवाल। इस चैप्टर में कोई बहुत ज्यादा हाई फंडू सवाल नहीं होते हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान दें तो आपका काम बड़े ही आसानी से हो जाएगा। चलो, विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट बिटवीन टाइम पीरियड एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट while an electron is revolving in orbit? टाइम पीरियड क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू। सारी चीजें मैंने करवाई हैं आपको, तो टी प्रोपोर्शनल टू एन क्यू क्या है? ऑप्शन नंबर सी। फ्रीक्वेंसी होता तो क्या आता? एन की पावर -3। सारे करवाएं, याद करो। एफ से आप ओमेगा निकालोगे तो ये भी आएगा एन की पावर -3, यस और नो? एंगुलर वेलोसिटी, सारी चीजें बताई हुई हैं, आपको बस ध्यान देके इनको सॉल्व करना था, और थोड़ा सा यहां पर ध्यान की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। चलो, द एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी फोटोन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज क्लोज टू। अब बताओ यहां पर क्या करें, सवाल ही समझ में नहीं आ रहा आधे लोगों को। द एनर्जी ऑफ हाईएस्ट एनर्जी फोटोन ऑफ बामर सीरीज, तो भैया याद करो बामर सीरीज कहां पे बनती है? बामर सीरीज कहां बनती है? देखो n बराबर 2 पर बनती है, जहां पर ये माइनस का 3.4 होता है। यहां से आए, यहां से आए, यहां से आए, या ऊपर से आए, सब जगह बामर है। देखो ये -3.4 है, ये यहां पर माइनस का 1.51 है, यहां पर -0.85 है, और अनंत पे जाओगे तो ये ये 0 है। बराबर कब? जब आपका n बराबर 2 है और यहां पर n बराबर अनंत है। इज इट क्लियर? तो आपसे क्या पूछा था? एनर्जी ऑफ हाईएस्ट एनर्जी फोटोन, मतलब जो फोटोन निकलेगा उसकी हाईएस्ट एनर्जी होनी चाहिए। तो हाईएस्ट एनर्जी कब पॉसिबल है? तो एक काम करो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखो तो कितना आएगा? 3.4 माइनस 1.51, यहां बचेगा 9,
और यहां आएगा 8, यहां कितना आएगा 1.89। अच्छा चलो इन दोनों का निकाल के देखो तो 3.4 माइनस 0.85 तो यहां आएगा 5, है ना, और 3 में से 8 गए 5 तो ये आ रहा है 2.55। तो देखो क्या बढ़ रही है। चलो यहां से देखोगे तो कितना आएगा 3.4 माइनस 0.54 तो ये आएगा 6, ये आएगा 8, 2.86। एक काम करो ना, सीधा यहीं से ले लो तो कितना आएगा 3.4 माइनस 0 तो 3.4। सवाल खत्म, आंसर हजम। सीधा निकाल सकते थे। अब ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। बामर सीरीज कहां होती है, n बराबर 2 की। सबसे ज्यादा एनर्जी कहां होगी, जहां पर ये गैप सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा मतलब क्या, अनंत से कुदा दो। तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इतना आसान ये सवाल था। अब ये मैंने किसके लिए करवाया है, बामर सीरीज के लिए किया है। आपका होमवर्क है, किसके लिए करोगे, लाइमन के लिए करोगे। बामर मैंने करवा दिया है इस सवाल में। फिर क्या आएगा, पाश्चन आएगा, फिर आपका ब्रैकेट आएगा, फिर आपका फुंड आएगा। ठीक है, सबके लिए आपको करना है होमवर्क में। इन्हीं में से सवाल बनेंगे, बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट। आगे बढ़ते हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन ट्राई टू सॉल्व द आंसर। क्या सवाल दिया गया है, इसको यहां पर देखिए और बताइए। When an electron in a hydrogen atom is excited from its 4th to 5th stationary orbit, कहां से कहां जा रहा है, चौथे से 5वें ऑर्बिट में जा रहा है। द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो भैया देखो L4 क्या आएगा, NH अपॉन 2 पाई, मतलब आएगा 4H अपॉन 2 पाई, और L5 क्या आएगा 5H अपॉन 2 पाई। तो आंसर कितना आएगा H अपॉन 2 पाई। यस और नो, यही तो होगा भाई। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई। तो आपसे पूछा है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, निकाल लो तो ये कितना आएगा H अपॉन 2 पाई। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, यहां वैल्यू दे रखी है, लेकिन मैं पसंद नहीं करता हूं ये वैल्यूज देना। आपको पता है, ये आपको याद होनी चाहिए थी। अपॉन 2 इंटू 3.14 तो ये आएगा 6.28। कितना आएगा, 6.28 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1। 6.28 इंटू 6.81 कितना बचेगा, थोड़ा सा बचेगा, तो 1.05 वाला ऑप्शन क्लोजेस्ट ऑप्शन यही दिख रहा है। सीधा टिक मार्क कर देंगे, सीधा क्या कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे, बिना ज्यादा दिमाग लगाए। क्या ये सवाल आप कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, बताओ। बिल्कुल आराम के साथ में इस सवाल को आप यहां पर कर सकते थे, ऐसी मुझे यहां पर आप लोगों से उम्मीद है। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल देखो क्या है, इफ R इज द रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन इन द लाइमन सीरीज। ये सवाल है वेव नंबर। वेव नंबर होता है 1/λ, ध्यान रखना 1/λ को वेव नंबर कहते हैं। केमिस्ट्री में भी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये चीज पढ़ी हुई है। तो कौन सी सीरीज है, लाइमन सीरीज है, और फर्स्ट लाइन चाहिए। तो लाइमन सीरीज मतलब N1 बराबर 1 और N2 बराबर कितना आएगा, फर्स्ट लाइन के लिए आप 2 लिखोगे। यस और नो, फर्स्ट लाइन का मतलब N2 बराबर 2, तो 1/λ बराबर R। हाइड्रोजन है, Z1 हो जाएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, तो ये आएगा R इंटू 1 माइनस 1/4। योर आंसर इज 3R/4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यस और नो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, फर्स्ट लाइन यही होती है बाजू वाली, ध्यान रखना। ऐसा मत कर देना कि सर देखो ये रही लाइमन वाली, तो सर पहले तो हम यहां से अनंत से कुदाएंगे, फिर यहां से कुदाएंगे, यहां से कुदाएंगे, फिर यहां से आएगा, फिर यहां से आएगा, फिर यहां से, और फिर यहां से। तो सर देखो ना, ये वाली फर्स्ट आ रही है और ये वाली लास्ट आ रही है। ऐसा नहीं होता है, बताया है मैंने आपको पहले से ही। ठीक है, चलो इज इट क्लियर। तो वेव नंबर का सवाल यहां पर आया है। वेव नंबर के अब सारे सवाल आपको होमवर्क करने हैं। होमवर्क में क्या दूंगा मैं आपको बता दूं, यही प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। जैसे लाइमन का किया है,
आप देखो लाइमन मैंने करवा दिया है इस सवाल में, अब आपको करना है बामर का निकालना है, पाश्चन का निकालना है, ब्रैकेट का निकालना है और फुंड का भी यहां पर आपको निकालना है। क्या? वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन, वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन होमवर्क है, करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, यदि नीट में सिलेक्शन चाहते हो तो ये चीजें आपको खुद से करनी पड़ेंगी, इसमें बचने का कोई उपाय यहां पर नहीं है। अगले सवाल पे आ जाओ, क्या कहता है अगला सवाल। फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ एन एटम विद z बराबर 82 इज r, रेडियस ऑफ इट्स थर्ड ऑर्बिट। तो भैया rn बराबर होता है 0.529 n स्क्वायर बाई z, यस और नो। जब हम हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए आता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर, यस यस और नो। लेकिन यहां पे क्या बोला है, z बराबर 82 उसने पहले से ही फिक्स कर दिया है, उसके लिए रेडियस r है, तो आपको बताना है थर्ड ऑर्बिट के लिए। तो देखो r1 rn जो है वो प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के, तो r1 अपॉन r3 कितना आएगा, r अपॉन 9, यस। कुछ गलती हो रही है क्या? ऐसे क्या कर रहा हूं मैं, आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर उसने बोला है कि R1 अपॉन R3 मतलब आएगा 1/3 का स्क्वायर। R1 उसने बोला है कैपिटल R, R3 आपको निकालना है, ये आएगा 1/9, तो R3 बराबर आएगा 9R। ठीक है, लिखा वही था मैंने, बट समझते समय मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। 9R इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो क्या है, विच ऑफ द सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। विजिबल बामर ने सबसे पहले देखा था, बची हुई सीरीज के लिए आपके लिए होमवर्क है, कौन इंफ्रारेड रीजन में है और कौन यूवी रीजन में है। इंफ्रारेड और कौन विजिबल में है, ये आपका होमवर्क है, निकालना है सारी सीरीज के लिए कौन सी सीरीज में आती है। ये अगेन आपके लिए छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, फटाफट से इसको सॉल्व करना है। अगले सवाल पे आ जाओ, सवाल क्या कह रहा है उसको पढ़ो। द वेव नंबर ऑफ अ फोटोन इन ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ब्रैकेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9r/400। द इलेक्ट्रॉन हैज ट्रांजिटेड फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग क्वांटम नंबर, कितने में से कूदा है। ओ तो अब क्या करें भैया, देखो 1/λ बराबर इसने दे रखा है 9r/400 बराबर r, कौन से जेड के बारे में कुछ बोला है, हाँ हाइड्रोजन एटम है, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर, और चूंकि ये ब्रैकेट है मतलब 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, वही n आपको निकालना है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, r से कटेगा r, 9/400 बराबर 1/16 माइनस 1/n स्क्वायर, इधर उधर लेके आओ, 1/n स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस 9/400, एलसीएम ले लो 16 इंटू 400, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, आसानी रहेगी, 400 माइनस 9, ठीक है। हालांकि दूसरा तरीका है, आप एक एक बार पुट कर करके भी देख सकते हो, 5 6 7 8। देखो इस सवाल के अंदर में सिंपल सी बात है, 4 तो नहीं आ सकता क्योंकि ब्रैकेट खुद ही 4 नंबर पे है, यस और नो। चलो तो यहां से 400 में से गए 9, कितना बचेगा, 1/n स्क्वायर बराबर 381/16 गुणा 400। अब क्या कर लो, टेक द रूट। अब जब रूट लेने में निकलता हूं तो देखो 19 इंटू 19 करके देखना जरा कितना आ रहा है, 19 इंटू 19 यदि करोगे, 9 में 81, 9 एकम 9 और 8 16 और 1 17, ये 19, 1 7 9 और 7 16, 361, ये तो कम पड़ गया। लेकिन यदि मैं 19 इंटू 20 करता हूं तो भी कुछ मतलब नहीं है,
ये तो फंस रहा है गाड़ी। अब क्या करें भाई? भाई 19 का तो है नहीं ये कि डायरेक्ट कर लो यहां पर। अब क्या करें? ओहो ओहो, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, यही हमको यहां पर देखना है। तो जब हम यहां पर ऐसे सवालों में जब फंसते हैं, कुछ गड़बड़ी है क्या? मैंने जो गड़ी है, यस गड़बड़ी है, नहीं तो रूट आना ही चाहिए था जो नहीं आ रहा है। देखो क्या गड़बड़ी है, 9 इंटू यहां आएगा 16। कैसे आया समझ में आया भाई? 16 इंटू 400, 16 से कटे 400 एकमन 400 जाएगा, 16 इंटू 9 आएगा तो 16 144। तो आपका यहां पर क्या आंसर आएगा? 1/n² बराबर, नीचे आएगा 16 इंटू 400 और यहां आएगा 400 माइनस 144। अब रूट निकल जाएगा। देखो कैसे, 1/n² बराबर 16 इंटू 400, 400 में से गए 144, 256। यस और नो? काटेंगे। देखो एक काम करो, सीधा सीधा स्क्वायर रूट ले लो। ये आएगा 16, ये आएगा 4, ये आएगा 20। 1/n बराबर 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 1/5। n कितना आ रहा है? 5। खत्म। ठीक है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है, आप यहां पर पुट करके देख सकते थे। कहां पर? इस जगह पर आपको 3 ऑप्शन थे। रादर देखो कैलकुलेशन से आसान ही होंगे, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होती है। इतने प्रैक्टिस आपको साल भर में करनी ही होती है, कोई ऑप्शन नहीं है। बट इन सवालों को देखना जरूर, इसलिए हमने करवाया हुआ है आपको। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। सवाल देखो क्या है, आयोनाइजेशन से रिगार्डिंग कुछ बात कर रहा है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 वोल्ट। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक ही बात है। हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी इतनी। ओ द स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय द हाइड्रोजन एटम्स अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। क्या होगा? इस सवाल क्या कहता है? देखो जब भी ऐसा सवाल हो ना, तो आपको हमेशा क्या करना है कि देखो ये है आपकी हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट n बराबर 1। आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया है, वो सिर्फ घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये आपको एनर्जी आ जाएगी टोटल वाली बराबर। अब देखो इसके आगे आपको पता ही ये माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है n बराबर 2 के लिए। फिर यहां पर आती है n बराबर 3 के लिए। स्टैंडर्ड जो डेटा है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। और n बराबर 4 के लिए आएगा माइनस का 0.85। ठीक है, एक्चुअली में आपको क्या करना है, इन दोनों के डिफरेंसेस को निकालना है। हमेशा हमेशा ऐसा ही होगा। ग्राउंड स्टेट और जो आपको फोटोन की एनर्जी दे रखी है 12.1, तो कितना आ रहा है 1.5 बराबर। तो 1.5 से आपको आइडिया लग जाएगा ये कौन सी एनर्जी स्टेट है। कौन सी है भैया? 3। ये सवाल हाइड्रोजन के लिए है, लेकिन कोई भी सवाल हो सकता है। यहां पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो लिख के देगा भैया किसके लिए बात कर रहा है, हो सकता है ना भी दे लिख के। ये लाइन का होना जरूरी नहीं है इस सवाल में, कोई जरूरी नहीं है। सवाल यहां से भी चालू हो सकता है क्या कि कोई तो भी एटम का नाम दे देगा, इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी, और यहां एनर्जी सिर्फ बदल देगा, बाकी सवाल ऐसा ही है। अब चूंकि हाइड्रोजन के लिए हम जानते हैं ये डेटा, बाकी सबके लिए फिर आपको निकाल के चेक करना पड़ेगा। ये आपका थोड़ा सा हायर सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको ये एनर्जी मिल गई। अब ये एनर्जी किसकी है? n बराबर 3 की है। तो स्पेक्ट्रल लाइंस बतानी है तो कितनी आएंगी? n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 3। खत्म, ये आंसर खत्म हो गया यहीं पे। मान के चलो इस सवाल को मुझे लिथियम के लिए बनाना होता, लिथियम के लिए बनाना होता सेम सवाल, तो मैं थोड़ी सी मेहनत करता, मैं करता। कैसे कि देखो E1 फॉर लिथियम कितना आएगा? -13.6 इंटू 9 जो भी आएगा, और फिर मैं E3 निकालता
-13.6 इंटू 9 और डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, हो गया। अब मैं सवाल देखो कैसे फ्रेम करता, सुनना सवाल को, ये आंसर इतना ही आ रहा है। ठीक है, सवाल में फॉर्म करता, लिथियम एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट। अब लिथियम एटम्स की जगह यहां पर वर्ड आता डबली आयोनाइज लिथियम आयंस इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी 13.1। गलत नहीं, क्या होता, इनका आपको डिफरेंस लेना था, यहां पर डेल्टा ई, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भैया बताना। सर अभी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लो भाई, 9 6 54 4 हासिल 5 9 18 9 27 27 और 5 32 2 हासिल लगी 3 9 एकम 9 9 10 11 12 112 माइनस 0.4 है और यहां पर 6 है, तो यहां पर आता 8 1 7 और 1 8 98.8। तो ऐसा डेटा देता वो। ठीक है, क्लियर है। मैं सवाल की फ्रेमिंग भी बता रहा हूं आपको लगे हाथों कि किस तरह से एग्जामिनर सवाल को डिफिकल्ट बना सकता है। मैंने क्या बोला, डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन। अब इसमें तुम ये मत सोचना सर ऑलरेडी वो डबली आयोनाइज्ड है तो फिर उसको एक्साइटेड क्यों करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बोर के मॉडल पे बेस ऐसी सवाल हाइपोथेटिकली यहां पर बनाए जाते हैं। तो 12.1 की जगह अब कितना डेटा डालता, 98.1, आंसर आपका अभी भी 3 ही आता। क्लियर, ये आपको कॉमन सेंस लगाना है। तो क्या करना है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पहले निकालनी है और उसमें से इस डेटा को सबट्रैक्ट करना है, जो डेटा आएगा वो कौन सी करस्पॉन्डिंग का है उसको सॉल्व करना है और काम खत्म। चलो रीड द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है इसको बताओ जरा फटाफट से। The ratio of magnetic dipole moment to the angular momentum, magnetic dipole moment to the angular momentum का रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कोई सी में भी पूछ ले Q/2m आता है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो ये आएगा E/2m। काम खत्म। ये आपको कहां पढ़ा है आपने ऐसा, पहले पढ़ा है ये कहीं, याद करो, मैग्नेटिज्म वाले सेक्शन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो अब इस रिजल्ट को याद रख लो। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो है वो Q/2m होता है। ये हमें याद होना चाहिए क्योंकि इस पे सवाल बनते हैं। कभी कभी इसमें मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया जाता है, एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया जाता है, या ये देके ये पूछ लिया जाता है, एटसेट्रा। ठीक है, और इस रेशियो को भी निकाल सकते हो आप चार्ज और मास से मल्टीप्लाई करके, तो वो एक नंबर आ सकता है यहां पर, उस नंबर को भी हम लोग यहां पर सवाल के फॉर्म में डाल सकते हैं। इज इट क्लियर? सो इट वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस MCQ लेक्चर, और इसी के साथ में हमने एटम्स पे अलग अलग तरह के सवालों की प्रैक्टिस की, और किस तरह के सवाल बन सकते हैं वो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। तो होमवर्क को जरूर करना बेटा, इससे बस आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और कुछ भी नहीं है, और यही प्रैक्टिस आपको एग्जाम में भी काम आएगी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बिल्कुल। यहां पर अब इसमें देखो ये ऐसे चैप्टर चल रहे हैं जहां पर आपको एक्स्ट्रा स्ट्रोक की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं यहां पर एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स नहीं ले रहा हूं। ठीक है, नहीं तो कई लोग इंतजार करेंगे सर यहां पे एक्स्ट्रा स्ट्रोक नहीं ले रहे हैं। ठीक है, श्योर, आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये चैप्टर ऐसे चल रहे हैं बेटा। जहां तक आवश्यकता थी मैंने वहां तक पूरी, जहां पर पूरी फिजिक्स ही फिजिक्स चल रही थी वहां पर मैंने लिए हैं। पूरा आपको अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर तक आपको मिले होंगे, है ना। ड्वेल नेचर में नहीं मिले हैं, इसमें नहीं मिले, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर में भी नहीं होंगे, लेकिन उससे घबराने की कतई आवश्यकता आपको नहीं है। श्योर? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए